बेटे बहू की गृहस्थी में हमेशा मिठास बनकर रही सास शांभी ने क्यों संकट की पहली घड़ी में फीके दूध में शक्कर होने के बजाय नमक बन उसे फाड़ डाला? क्या सचमुच बहू सुमित्रा थी पानी तो किया पराया, और इकलौता बेटा छीना तो सीने से लगाया? जागधार वाली कुछ सुलझे कुछ उलझे रिश्तों के ताने बाने को बुनती जयवंती डिमरी की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। हरे भरे सारियों का बीच रौतेली डांडियों माँ, ऐगे बसंत है वालियों माँ। पूरे दिन से ये गीत मेरे ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है क्योंकि आज की जो कहानी है उसका पहाड़ से सरोकार है। आज की कहानी की लेखिका का पहाड़ से सरोकार है, हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल उत्तराखंड से सरोकार है। अब कालिंदी बडोला हार्ट टू हार्ट में मेरी दरअसल कोशिश ये रहती है कि मैं आपको हर बार एक सुंदर सी कहानी अपनी ऑडियो स्टोरी के रूप में सुनाऊं। ये जो मुहिम है, ये शुरुआत इसलिए हुई इसकी क्योंकि मैं तो बचपन से एक बहुत बड़ी किताबी कीड़ा रही हूँ। ये सबसे बड़ी बीमारी कहिए, लेगेसी है एक्चुअली, मेरी धरोहर है। मेरे पिता विश्वमोहन बडोला से मुझ तक आई। मेरे फादर वीएम बडोला जो एक जाने माने पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, थिएटर आर्टिस्ट थे। रंगमंच की दुनिया में 1960s और 1970s में जो दो बड़ी थिएटर मूवमेंट्स रहीं, अभियान और देशांतर दिल्ली में, वो उनके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। साथ ही आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के 400 से ऊपर रेडियो प्लेज में उन्होंने अभिनय किया और उसके बाद टेलीविज़न और फिल्मों की दुनिया में भी कदम रखा। लेकिन उनका सबसे बड़ा प्यार था किताबों से। बहुत ट्रैवल करते थे, घूमते फिरते थे अपनी नौकरी के रहते, और जहाँ से मुमकिन होता था वहाँ से किताबें उठा कर लाते थे। तो मुझे भी लगता है कि जितना पढ़ सको और उसमें से जो अच्छा लगे वो सबके साथ शेयर कर सको, तो इससे बड़ी खुशी ना आपको मिल सकती है ना आप दूसरों को पहुँचा सकते हो। लेकिन मेरी ये मुहिम आपको कैसी लग रही है वो मुझे तो तभी पता चलेगा ना जब आप अपना फीडबैक मुझे देंगे। तो भाई कालिंदी बडोला नाम से मुझे ढूंढिए। YouTube पर मेरा चैनल है, उसे सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ एक छोटी सी घंटी, एक बेल आइकॉन दिखता है, उसे प्रेस करेंगे तो मेरे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलेगी। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, स्पॉटिफाई पर मुझे फॉलो कीजिए। अपने कमेंट ज़रूर छोड़िए और हो सके तो मेरे वीडियोस को आगे शेयर कीजिए, तभी मेरी कहानी दूर तलक जाएगी। जयवंती डिमरी जी और मेरी मुलाकात बड़े रोचक तरीके से हुई। आज भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, तो व्हाट्सएप ग्रुप है एक, उत्तर जन साहित्य संवाद, जिसमें लोकेश नवानी जी ने मुझे ऐड किया। लाइक माइंडेड लोग हैं वहाँ पर। संस्कृति के बारे में, लेखन के बारे में, कविताओं के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत वहाँ चलती रहती है। जयवंती डिमरी जी के साथ बातचीत जो शुरू हुई तो बात यहाँ पर आकर पहुँची कि इंडिया पोस्ट से जयवंती डिमरी जी ने मुझे 2 किताबें भिजवाईं। लेकिन सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि आज के ज़माने में भी उन्होंने हाथ से लिखी एक चिट्ठी साथ में दी। तो शिमला के चौड़ा मैदान से मेरे हाथ में ये चिट्ठी आई और उन्होंने लिखा कि प्रिय कालिंदी, अपनी 2 किताबें पहाड़ और प्रवास की कहानियाँ और उपन्यास सरजू के नाम भेज रही हूँ। आगे बहुत प्यारी चीज़ें लिखी हैं और साथ में प्यार और शुभाशीष दिया है। अब सरजू के नाम जयवंती डिमरी जी का ये जो उपन्यास है भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ है और इसमें जो पृष्ठभूमि है वो पूर्वी भूटान की है। सरजू के नाम उपन्यास का इंग्लिश और जर्मन भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन भी हुआ है। जयवंती डिमरी जी, इनका जन्म हुआ उत्तरांचल में चमोली ज़िले के गांव डुंगरवाली में। इनकी शिक्षा हुई मसूरी में। मेरठ विश्वविद्यालय से पीएचडी करी अंग्रेज़ी में और 30 साल तक, 30 इयर्स तक इन्होंने अध्यापन किया। नाइजीरिया और भूटान जैसे देशों में जाकर भी पढ़ाया। इनके करीब हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में लिखती हैं और 16 पुस्तकें, 16 बुक्स अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं। गागर भर पानी, दूसरा नरक कुंड और पिंडदान इनकी कहानी संग्रह हैं। भूटानी लेखक कर्मा ऊरा के अंग्रेज़ी उपन्यास द हीरो विद 1000 आइज का हिंदी अनुवाद किया है। सहस्त्र नेत्रधारी नायक राजकमल से प्रकाशित हुआ। उपन्यास व कहानियों पर कई विश्वविद्यालयों में इन्होंने शोध कार्य किया है। 2002 में आर्य स्मृति सम्मान से इनको नवाजा गया। मेमोरेबल मेमोरीज ऑफ भूटान के लिए निसिम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला 2022 में। जयवंती डिमरी जी का उपन्यास
सरजू का नाम आप चाहें तो भारतीय ज्ञानपीठ पब्लिशर हैं, आप अपनी प्रति ज़रूर मंगाइए। और आज की जो कहानी है वो समय साक्ष्य द्वारा प्रकाशित पुस्तक पहाड़ और प्रवास की कहानियाँ, इनसे ली गई है। जागधार वाली इस कहानी का नाम है। अब भाई पहाड़ हो चाहे, वैसे हमारे देश में जगह जगह पर ऐसा होता है, घर की जो औरतें हैं उनके नाम कोई नहीं लेता, किसी ना किसी तरीके से उनके नाम पड़ जाते हैं। जागधार वाली का नाम जागधार वाली कैसे पड़ा ये तो अभी आपको मालूम हो जाएगा, लेकिन मेरा नाम कालिंदी बडोला है, बस उसे ज़रूर याद रखिए। जागधार वाली कुछ सुलझे कुछ उलझे रिश्तों के ताने बाने को बुनती जयवंती डिमरी की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। नर्सिंग होम के कक्ष में साथ के दूसरे बिस्तर पर लेटी वृद्धा की सेवा में तत्पर उसकी बहू को देखकर सुमित्रा अपनी तुलना उस सेवानिष्ठ कर्तव्यपरायण बहू से करने लगती है। किंतु उस कर्तव्यनिष्ठ बहू का सेवा भाव देख सुमित्रा में कोई अपराध भाव, आत्मग्लानि अथवा पश्चाताप का भाव नहीं उपजता। एक नीरस सपाट जीवन जीते हुए उसकी भावनाएं, संवेदनाएं, क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, समस्त जीवन की परिपाटी ही नीरस और सपाट हो गई है। आक्रोश और क्रोध के ज्वार भाटों का दौर पीछे छूट गया। अब शेष बची हैं तो बहुत गहरे उसके मन में इधर उधर बिखरी उसके खंडित विश्वास की किरचें, जो जब तक चुप जाती हैं। अपनी सास को इस भांति बिस्तर पर असहाय और असमर्थ अवस्था में लेटी देखकर सुमित्रा चाह कर भी उसके प्रति दयालु नहीं हो पाती। एक समय सुमित्रा ने किसी प्रकार भी उन्हें अपनी सगी मां से कम नहीं समझा था। दोष कदाचित सुमित्रा की समझ का था, शायद सुमित्रा ने उन्हें समझने में भूल की। लेकिन सुमित्रा को अपनी सास, जो उसके लिए अब केवल उसके पुत्र की दादी हैं, पर क्रोध नहीं आता। इसीलिए जब उसके पुत्र निखिल ने सूचना दी दादी बीमार हैं, वो नर्सिंग होम में भर्ती हैं, दादी वहाँ अकेली हैं, हाँ, निखिल के कथन में निहित आशय समझ सुमित्रा नर्सिंग होम चली आई। पिछले 1 सप्ताह से वो अपनी सास के साथ इस कक्ष में हैं, किंतु जहां तक आंतरिक भावनाओं और संवेदनाओं का प्रश्न है, वो राग रस रंगहीन हो चुकी है। उसका मन सूखी नदी का सूखा पथरीला किनारा हो गया है। बड़े से बड़े सुख का जलजला उसके ऊपर से गुजर कर चला जाता है। नदी का किनारा, वही सूखा का सूखा। क्या गर्मी और क्या बरसात, इस नदी में कभी पानी नहीं ठहरता। अपनी सास के प्रति वो श्रद्धा, प्रेम, आदर, ममता और करुणा तो क्या, क्रोध या आक्रोश का भी अनुभव नहीं करती। दूसरी बहू की देखा देखी 1-2 बार सुमित्रा ने प्रयास भी किया कि वो भी अपनी सास की बालों में कंघी कर दे, उनके सिर में तेल मल दे, अधिक नहीं तो उनका माथा ही सहला दे या सिर दबा दे। किंतु उसके जिद्दी हाथ मोटे खूंटे से बंधे हुए ऐसे वजनी हो जाते हैं कि आगे बढ़ते ही नहीं। अतएव तटस्थ निर्विकार भाव से सारा दिन कुर्सी पर बैठी या फिर बेंच पर पसरी वो दूसरी बहू के व्यस्त क्रियाकलापों को देखती रहती है। बाहरी दिखावे, ढकोसलों और चोचलेबाजी से उसे प्रारंभ से ही चिढ़ रही है। मात्र प्रदर्शन अथवा लोकाचार हेतु तो वो अपनी सास की सेवा में जुटने से रही। इस कक्ष में सुमित्रा की उपस्थिति एक अस्थायी काम चलाऊ व्यवस्था है। जिस दिन उनके अपने सैर सपाटे से वापस आ गए, वो अपने घर की राह हो लेगी। अपने बिस्तर पर लेटी वृद्धा दूर गांव के रिश्ते में उसकी सास की जेठानी है। इस रिश्ते से वो सुमित्रा की तएरी सास हुई। वृद्धावस्था में विस्मृति रोग की मारी कभी लोगों को पहचान पाती हैं, कभी नहीं। विस्मृति का ये रोग भी विचित्र है। सुबह खाए नाश्ते का स्मरण नहीं, किंतु बरसों पूर्व चखे व्यंजनों का चटखारे लेते हुए ऐसे वर्णन करती हैं मानो अभी हाथ धोकर
भोजन की थाली से उठी हूँ। दिन को रात तो कभी रात को दिन समझती, वर्तमान को अतीत और अतीत को वर्तमान में उलझाए, वो एक निराली ही भूल भुलैया में उलझी हैं। यदि ऐसी सहनशील और धैर्यवान बहू न मिली होती तो अब तक कब की किसी पागल खाने में पहुंचा दी गई होती। सुमित्रा की ये तैयारी सास जब अपनी होशो हवास में होती हैं तो दोनों वृद्धाएं बरसों पूर्व बिछड़ी अपनी धरती की यादों को पुनः जीती। कभी किसी बिछड़े जन की याद में आंसू बहाती हैं तो कभी किसी रंगीले किस्से अथवा घटना का स्मरण कर अपना रोग बिसरा ऐसे ठहाके लगाती हैं कि पूरा वार्ड उनके ठहाकों से गुंजायमान हो उठता है। किंतु सुमित्रा को इन किस्सों या घटनाओं में लेश मात्र भी रुचि नहीं है और न ही उसे उनके ठहाकों में किसी प्रकार का आनंद आता है। मैं डूबा तो मेरे लिए जग डूबा। जब अपना जीवन मात्र एक किस्सा गोई बनकर रह जाए ना, तो दूसरे के किस्सों में कैसी रुचि और कैसा कौतूहल। एक दिन सुमित्रा की भी अपनी गृहस्थी थी। सिर के ऊपर एक छत थी, पति था, निश्चिंतता थी, सामाजिक मान मर्यादा, प्रतिष्ठा थी। आज वो क्या है? एक परित्यक्ता पत्नी, एक परिहासास्पद अस्पृहणीय स्त्री जो अपने पति को अपने मोहपाश में बांध कर न रख सकी, जिसका पति उसे छोड़ किसी दूसरी स्त्री के साथ जीवन की भागीदारी कर रहा है। जब उसकी सास के बेटे की सुमित्रा के जीवन में भागीदारी समाप्त हो गई तो वो भला कैसे उनके किस्सों से भागीदारी करे? उसके पति की मां ने यदि संकट की उस घड़ी में सुमित्रा की परिस्थितियों से भागीदारी की होती तो कदाचित उसके दाम्पत्य जीवन का संकट टल जाता। उस दुष्कर जानलेवा घड़ी में सुमित्रा ने पूर्ण विश्वास और आस्था से उन्हें पुकारा था। सुमित्रा को विश्वास था कि वो उसे इस संकट से उबार लेंगी। असंख्य तूफानों और झंझावतों से जूझते हुए उसके पति की वो संघर्षशील मां अपनी किश्ती को इस मकाम तक लाई थी। वो अपने जीवन भर के अथक परिश्रम और अनावरत संघर्ष को व्यर्थ न जाने देंगी। इसी विश्वास के बिना पर सुमित्रा ने सहायता के लिए उनका दामन पकड़ा था। मां, अपने बेटे को समझाओ ना। उसकी सास सदैव ही न्यायप्रिय रही। सुमित्रा के 8 वर्षीय दाम्पत्य जीवन में उन्होंने कभी अपनी बहू के साथ अन्याय अथवा पक्षपात नहीं किया। अन्य सासों की भांति उन्होंने बेटे बहू की कटोरियों और गिलासों के आकार, परिमाण या मात्रा में कभी कोई अंतर नहीं किया। बेटे की दाल की कटोरी में 1 चम्मच घी और दूध के गिलास में अतिरिक्त मलाई नहीं मिलाई। किसी दिन यदि सुमित्रा खाने का डब्बा घर पर भूल गई तो घर आकर देखती रसोई अनछुई ज्यों की त्यों पड़ी है। बाहर बड़े गेट पर 10 नंबर वाली मिसेस मेहरा ने उसे टोका, आज आप लंच बॉक्स ले जाना भूल गई क्या? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? अरे माताजी परेशान हो रही थी, आपके जाते ही वो डब्बा लेकर बस स्टॉप तक दौड़ी, लेकिन तब तक आपकी बस जा चुकी थी। बेटे बहू की बीमारी में परिचर्या में उन्होंने कभी लेश मात्र भी भेदभाव नहीं किया। बेटे बहू उनकी 2 आंखें थीं जिनमें अभी तक मोतियाबिंद नहीं पड़ा था। वो समदृष्टा थीं जिन्होंने बेटे बहू के आपसी झगड़ों, मनमुटावों में सदैव निष्पक्ष निर्णय दिए। किंतु संकट की उस परम विकट घड़ी में जब उनकी समदृष्टि और निष्पक्ष न्याय की उसे सर्वाधिक आवश्यकता थी, वो अपनी निष्पक्षता, विवेक और समदृष्टि को ताक पर रखकर मात्र अपने इकलौते पुत्र की अनुरागी माता बनकर रह गई। मीनाक्षी से अपने भूतपूर्व पति अभय के संबंधों के बारे में सुमित्रा को तभी ज्ञात हुआ जब एक दिन अभय ने रहस्योद्घाटन किया कि वो मीनाक्षी से प्रेम करता है, उसके साथ दैहिक संबंध स्थापित कर चुका है और इस रिश्ते को सामाजिक स्वीकृति देना चाहता है। वो बिलबिला उठी, लेकिन पुरुष वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कैसे कैसे तर्क और युक्तियां गढ़ लेता है।
तुम मेरी पत्नी हो तो मीनाक्षी मेरी प्रेमिका है, उसके प्रति भी मेरा दायित्व है। तुम्हारे पास निखिल है, समाज का प्रश्रय और आश्रय है, उस बेचारी के पास क्या है? उस बेचारी के पास क्या है? निखिल के प्रति क्या उसके पिता का कोई दायित्व नहीं था? वो तो पहले प्रेमी था, तत्पश्चात पिता और पति। समाज का प्रश्रय और आश्रय। विवाह क्या मात्र समाज के प्रश्रय और आश्रय के लिए किया जाता है? उसके क्रोध और आक्रोश का उबाल, रोना, गिड़गिड़ाना, मान मनोहार, सब व्यर्थ था। प्रेम की गागरी पर चढ़े न दूजो रंग। तुम तो पढ़ी लिखी हो, अभय ने कहा था। अपनी संकुचित मानसिकता से जरा ऊपर उठकर देखो। प्रेम बांटने से घटता नहीं है ना। फिर मैं तुम्हें छोड़ने की बात तो कर नहीं रहा। तुम्हारा घर इतना बड़ा है, कुछ अपना दिल भी बड़ा कर लो। मीनाक्षी के लिए भी इस घर और अपने दिल में थोड़ी सी जगह निकाल लो। वो तुम्हारी छोटी बहन बनकर इस घर में रहेगी। दोष सुमित्रा का भी था, जो उसने अपने पति पर विश्वास किया। अति विश्वास एक निश्चिंतताजनक लापरवाही को जन्म देता है। 8 वर्ष के निरापद सुखद दाम्पत्य जीवन ने उसमें एक निश्चिंतता उत्पन्न कर दी थी। योग्य पति, एक पुत्र, अपनी नौकरी और एक कर्मठ सास को पाकर उसका निश्चिंत और लापरवाह होना स्वाभाविक भी था। माँ, इन्हें समझाओ, इस घर में दूसरी औरत। इससे अधिक उसकी जिह्वा अपना दुर्भाग्य बयान न कर सकी। सुमित्रा आतुरता से प्रतीक्षा कर रही थी उस क्षण की जब उसकी सास उसे अपने आगोश में समा लेगी और उसके आंसू पोंछ प्रचंड चंडी रूप धारण कर अपने बेटे के सिर से प्रेम का भूत भगाकर धर पटक देंगी और सुमित्रा परम उदार मना हो विशाल हृदय से अपने पति को क्षमा कर देगी। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जहाज जब डूबता है तो उसमें रहने वाले चूहे भी भाग जाते हैं। सुमित्रा की सास का अप्रत्याशित उत्तर था, मैं क्या कहूं, दोनों बहनें मिलकर रह लो, यही कह सकती हूं। सुमित्रा तिलमिला उठी। पति का शुभ भोगा होता तो साझेदारी का क्षेत्र और सीमाएं जानती। वो सुमित्रा को सौत स्वीकारने के लिए कह रही थी। सौत तो आटे की बनी भी बुरी होती है। सुमित्रा ने बिलबिला कर कहा, आपने पति का सुख भोगा होता तो जानती कि आप क्या कह रही हैं। उनके मुंह से कोई बोल न फूटा। उनका वो भाव शून्य चेहरा सुमित्रा पहली बार देख रही थी। इस समस्त घटनाक्रम से जैसे उन्हें कोई सरोकार ही ना हो। उनकी वो चुप्पी सुमित्रा की पीठ में कटारी भोंक गई और वो मूर्खा उन्हें अपना आदर्श मानक स्तंभ मान समझ बैठी थी कि वो उसकी गृहस्थी की आधारशिला का सबसे मजबूत पत्थर थी। जब सुमित्रा के विवाह की बात चली तो अभय से अधिक तो वो अभय की माता के गौरवशाली संघर्षमय अतीत से प्रभावित हुई थी। 17 वर्ष की अल्पायु में विधवा हुई। इस अनपढ़ और अकेली औरत ने केवल अपने दमखम पर अपने पुत्र को डॉक्टर बनाया था। 6 मास के पुत्र को लेकर वो मायके गई थी, जहां 2 माह पश्चात ससुराल लौटने से 2 दिन पहले उन्हें अपने पति के मृत्यु की सूचना मिली। रात के अंधेरे में 10 कोस पैदल चल 8 महीने के बेटे को कंधे पर लादे उसे दूध पिलाती, स्वयं खारे आंसू गटकती जब वो पति के घर पहुंची तो मिट्टी के गोबर लिपे आंगन में पति की मृत देह को रखा पाया। यही दाम्पत्य जीवन था उनका। वो अक्सर सुमित्रा से कहती, जीवन में कभी अभावों से डरना नहीं चाहिए। हमारे अभाव और कमियां ही हमारी ताकत बन जाती हैं। अब मुझे देखो, ससुराल में सास, ससुर, देवर, जेठ, जेठानी कोई था ही नहीं। अगर किसी की मदद नहीं तो टोका टोकी भी नहीं। जब इच्छा हो सो, जब इच्छा हो खाओ, इच्छा ना हो तो भूखे ही सो जाओ। कोई पूछने वाला न था। मैं जानती थी कि अगर एक दिन बीमार पड़ गई तो खाने के लाले पड़ जाएंगे।
इसलिए कभी बीमार पड़ी ही नहीं। ये देह भी परिस्थिति देख वैसे ही ढल जाती है। सुमित्रा उनसे पूछती, अकेले घर में आपको डर नहीं लगता था? डर कैसा? वो फीकी हंसी हंसती। कौन सा राजपाट था मेरा जिसको लूट जाने का डर होता? पहले भी तारों ढले सुबह खेत पर चली जाती थी और शाम ढले घर लौटती थी। शादी के महीने बाद ही मायके आ गई थी। 2 महीने बाद ससुराल गई। कुल मिलाकर 6 महीने मुश्किल से साथ रही होंगी। एक तरीके से ठीक ही हुआ। जो सुख भोगा नहीं उसे खोने का गम भी नहीं। उन्होंने अपनी बातचीत में अपने पति को किसी संबोधन से नहीं बुलाया। सुमित्रा भी अब अपने पति का किसी संबोधन से उल्लेख नहीं करती। जब रिश्ते टूट जाएं तो सभी संबोधन, संज्ञाएं या सर्वनाम अर्थहीन हो जाते हैं। एक बार सुमित्रा ने उनसे पूछ लिया, आपने इनका नाम अभय क्यों रखा? अभय कैसे न रखती? इसी ने तो मुझे अभय दान दिया। ये न होता तो ये जीवन कैसे कटता? इसके प्रताप से मैंने दुनिया देखी। रिश्ते नाते क्या होते हैं मैं जानती ही नहीं थी। मायके में एक भाई है जिसे देखे बरसों हो गए। एक बहन थी, वो मर गई। रिश्तों की लुनाई और अपनापन तो अभय से, तुझसे और निखिल से ही जाना। परमात्मा ने एक बेटा देकर मेरी झोली भर दी। कहते कहते वो यकायक चुप हो जाती। सुमित्रा उनके प्रति श्रद्धा और आदर से नतमस्तक हो उठती। उनके स्थान पर यदि कोई अन्य स्त्री होती तो जीवन भर अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाती, रोती, कलपती, कभी स्वयं को तो कभी दूसरों को कोसती। किंतु उन्होंने अपने दुर्भाग्य की पोटली एक झटके में झटक कर अपने पुत्र को अपने आंचल में समेट लिया। उनका ये आशावादी दृष्टिकोण, उनकी सकारात्मक प्रगतिशील जीवन दृष्टि उनकी और उनके पुत्र की सफलता का आधारशिला बन गई। ऐसी परम संतोषी, कर्मठ, पराक्रमी सास को पाकर सुमित्रा स्वयं को धन्य समझती। उसकी सहेलियां, सहयोगिनी, पड़ोसने जब अपनी सासों की ज्यादतियों, तानों, प्रताड़नाओं का रोना रोती, सुमित्रा मन ही मन ईश्वर को अपने सौभाग्य पर सहस्त्रों धन्यवाद देती। जीवन के पश्चात सुमित्रा की दिनचर्या में कोई अंतर आया ही नहीं। पहले उसकी माँ रसोई घर संभालती थी, अब ये काम सास के सुपुर्द था। पहले घर में घुसते ही माँ दरवाज़ा खोलती थी, अब सास दरवाज़ा खोलने लगी। घर में घुसते ही पानी का गिलास मेज़ पर मिलता। आज तूने देर कर दी सुमित्रा। टेलीफोन एक्सचेंज की बदलती रात और दिन की ड्यूटी के लिए उसे कभी किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ी। कहीं आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं, पहनने ओढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं। टकराव, विवाद, मनमुटाव की कहीं कोई संभावना ही नहीं थी। अपने पति के संबंध में सुमित्रा स्वीकार करती है कि उससे लापरवाही हुई होगी। अपनी नौकरी, एक कर्मठ सास के सहयोग के कारण घरेलू कामकाज में उसकी भागीदारी अपेक्षाकृत कम थी। उसकी निश्चिंतता उसके पति के लिए कदाचित उसकी उदासीनता का पर्याय बन गई। किंतु उसकी सास, उन्हें तो सुमित्रा ने कभी शिकायत का अवसर नहीं दिया। वो दोनों सास बहू न होकर 2 अंतरंग सखियां थीं। जीवन की हर छोटी बड़ी घटना में उन दोनों की समान साझेदारी थी। सुमित्रा के दरवाजे से अंदर घुसते ही वो उसे पूरे दिन के घटना चक्र का आद्योपांत ब्यौरा देना प्रारंभ कर देती। दिन में घर में कौन आया, किसका फोन आया, किसकी चिट्ठी आई, घर ही नहीं, पास पड़ोस की सूचनाओं का स्रोत एवं संपर्क का माध्यम सुमित्रा के लिए उसकी सास थी। सुमित्रा की मित्र मंडली भी उनसे भली भांति परिचित थी। उनके हाथ के पके व्यंजनों का स्वाद उन सभी ने चखा और सराहा था। अपनी सास के सर्वथा अप्रत्याशित, अकल्पनीय तथा अचिंतनीय व्यवहार से स्तंभित और मर्माहत सुमित्रा ने जब अपनी हमराज दिव्या से कहा, मुझे अभय से अधिक
अभय की माँ ने चोट पहुंचाई है। वो अब उन्हें अभय की माँ कहने लगी थी। अभय के संबंध में मैं अपना दोष मानती हूं। मैं उसकी ओर से पूरी तरह निश्चिंत थी। विवाह के 8 वर्ष बाद वो बहक जाएगा, इसका मुझे अनुमान ही ना था। किंतु दिव्या, वो तो मेरी आदर्श थी। उन्होंने मुझे मां का प्यार दिया। वो क्यों मेरी पक्षधर नहीं हुई? उनके मुंह से अपने पुत्र के लिए प्रताड़ना का एक शब्द ना निकला। दिव्या ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारी और तुम्हारी सास के संबंध वो एक आदर्श स्थिति थी। आदर्श परिवार, आदर्श समाज, ये एक परिकल्पना है, यथार्थ नहीं। यूटोपियन लैंड की परिकल्पना पुस्तकों में ही संभव है, वास्तविक जीवन में नहीं। ये आदर्श स्थिति भ्रमपूर्ण थी और इस भ्रम को तो देर सवेर टूटना ही था। वो आदर्श स्थिति क्षणभंगुर ही सही, किंतु वो एक परिकल्पना या भ्रम नहीं। वो उसके जीवन की एक जीती जागती जीवंत सच्चाई थी। शक्कर की भांति उसकी गृहस्थी में घुल उन्होंने उसके जीवन में सरसता उत्पन्न की थी। किंतु संकट की घड़ी में, जब उसके दाम्पत्य जीवन के फीके रसहीन दूध को शक्कर की आवश्यकता पड़ी, उन्होंने नमक बन दूध को फाड़ कर रख दिया। वो पराई थी सो पानी, वो उनका अपना जना था सो छेना। पानी फिक गया, छेना उन्होंने सहेज लिया। और वो मूर्खा, उन्हें नीर क्षीर विवेकी समझ अपने जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुकदमा उनकी अदालत में लिए चली आई। दुख के दिन हो या सुख के, समय तो बीत ही जाता है। समय की रफ्तार ना तो कभी बदली है और ना रुकी। जब नितांत अनपढ़ और अकेली होते हुए उन्होंने अपने पुत्र को डॉक्टर बना दिया, तो सुमित्रा तो पढ़ी लिखी थी, उसकी अपनी नौकरी थी, मायके का आश्रय और प्रश्रय था। चाहती तो पुनर्विवाह भी कर सकती थी, किंतु जीवन की व्यस्तताओं के मध्य हृदय की ठेस खाई कुचली कोमल भावनाएं पुनः पनप ही न पाईं। सुबह से शाम तक घड़ी की टिक टिक के साथ संचालित दिनचर्या में दूसरे विवाह के लिए ना तो समय था और ना ही परिस्थितियां। क्या उसका जीवन भी अभय की मां की ही भांति अपने पुत्र की धुरी से केंद्रित और संचालित होगा? कुछ भी हो, सुमित्रा दोहरे मापदंडों के छलावे से अपनी भावी बहू को मुक्त रखेगी। वो चीनी न बन सके न सही, किंतु नमक बनकर उनके दाम्पत्य जीवन को फाड़ने का छल कभी नहीं करेगी। सुमित्रा ने बिस्तर पर लेटी अपनी सास की ओर देखा। उनसे महाप्रस्थान की बेला भी सन्निकट है। विदा की इस घड़ी में यदि वो अपनी आत्मा का बोझ हल्का करने के लिए या फिर अपना परलोक सुधारने की कामना से कहें, बहू भूल चूक माफ, तो क्या सुमित्रा उन्हें माफ कर सकेगी? दूसरी वृद्धा आज अपने होशो हवास में थी। वो सुमित्रा की ओर ही देख रही थी। इससे पूर्व कि वो अपनी बेसिर पैर की बातों और उल्टे सीधे बेहूदे गंवार प्रश्नों से सुमित्रा की त्योरियां चढ़ाए, सुमित्रा आंखें मूंद एक हाथ से अपना माथा ढक सोने का अभिनय करते हुए बेंच पर लेट गई। अब वो सुमित्रा की सास से बोली, शांभी सो रही है क्या? नहीं दीदी, ऐसे ही लेटी हूं। सारा दिन बिस्तर पर लेटे लेटे कितनी नींद आएगी? नींद तो मुझे कल रात भी नहीं आई। अभय और तेरी दूसरी बहू? सुमित्रा की उपस्थिति के कारण स्वर को धीमा करते हुए बोली, उन्होंने कब आना है? इस इतवार को आ जाएंगे। कैसी है तेरी वो बहू? ये तो बहुत भली है। अच्छी है, उसकी सास का संक्षिप्त उत्तर था। दूसरी वृद्धा वार्तालाप के मूड में थी। उसकी सास की अपेक्षा वो अधिक बातूनी थी। अनर्गल प्रलाप ही तो उनकी बीमारी थी। दोनों बहुएं आपस में मिलकर रहती हैं। उसकी सास की ओर से कोई प्रत्युत्तर न पाकर वृद्धा हताश नहीं हुई। अपना मत प्रकट करते हुए उन्होंने संवाद जारी रखा। अच्छा ही है, अब मर्द तो मर्द ही है ना,
इधर उधर मन डोल ही जाता है। आदमी की जान पर बने, इससे अच्छा तो यही है कि दोनों सौत मिलकर रह लो। सारा टंटा तभी तक है जब तक सांस है, सांस गई तो आस गई। अब देवर जी भी रहते तो सुख देखते। सुमित्रा की सास की ओर से पुनः कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, किंतु वृद्धा ऐसे छुटपुट संकेतों से चुप होने वाली नहीं थी। उनका एक पक्षीय संवाद जारी था। अपनी आवाज धीरी कर वो फुसफुसाते स्वर से बोली, उसकी क्या खबर है? किसकी? सास के नेत्र कदाचित मुंदे थे, इसलिए वो उनका संकेत समझ न पाई थी। उसी जागधार वाली की। सास बोली, खबर किसने देनी है? मैं तो 12 साल से गांव नहीं गई, तुम्हें खबर होगी। अब 5 साल तक तो वो जिंदा थी, पर थी निरी गऊ। दिमाग की कमी थी उसमें। उस मंदभागी ने किसी से तो कहा होता, किसी से भी कुछ कहती तो समय रहते कुछ करते। जब सारे जग को खबर लग गई तब कोई भी क्या करता? उसकी सास ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। ये वृद्धा किसकी बात कर रही थी? इससे पूर्व भी जागधार वाली का नाम इन वृद्धा के मुंह से वो सुन चुकी थी। आज पहली बार इन दोनों वृद्धाओं की बातचीत के विषय में सुमित्रा को कुछ कौतूहल हुआ। उसकी सास ने दूसरी वृद्धा की ओर करवट फेर ली। ये उनका वार्तालाप समाप्त करने का स्पष्ट प्रयास था। कुछ भी हो, चर्चा का ये विषय निश्चय ही उनके लिए अरुचिकर था। दूसरी बहू के कुछ है क्या? नहीं, उसकी सास ने उत्तर दिया। तेरा पोता तो बिल्कुल अपने दादा पर गया है। क्या रूप था उसका! मेरी शादी के समय तेरे पोते की उम्र का रहा होगा। क्या नाम है तेरे पोते का? हाँ, याद आया, निखिल। सारा दिन भौजी भौजी करता मेरे आगे पीछे घूमता रहता। इस समय क्या उम्र है तेरे पोते की? 14 का, पिछले महीने पूरा हुआ। हाँ, तो उसके दादा की शादी 19वें में हुई। बचपन से बड़ा चंचल था वो कम दिना। जब देखो तब औरतों के बीच घुसा रहता। मोटी भौजी, जागधार वाली भौजी, गंगा पार वाली, लंबी नाक वाली, घुंघराले बाल वाली, कभी सीधे नाम से तो उसने किसी को बुलाया ही नहीं। चलो, सब समय की बात है। कब किस वक्त आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, कब उस पर राक्षस सवार हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। वरना तेरे मुंह सामने बड़ाई की बात नहीं, गांव की बहू बेटियों पर उसने कभी बुरी नजर नहीं फेरी। तुम्हारी बहू ने आज आने में देर कर दी, सुमित्रा की सास ने स्पष्टतया प्रसंग बदलने के आशय से कहा। आती होगी, कहती हुई वो पुनः मुख्य विषय पर आ गई। सच कहूं तो मुझे शक हो गया था जागधार वाली पर। एक दिन अकेले में मैंने उससे पूछा भी, वो मंदभागा साफ टाल गई। तभी कुछ कह देती, तब के जमाने और थे। अब तेरे अभय ने भी तो दोनों रखी हुई हैं, है कि नहीं? दोनों आराम से खा कमा रही हैं। अभय इस बहू के पास भी आता जाता होगा ना। घर तो सुना इसने अलग ले रखा है। सुमित्रा को मन ही मन तसल्ली हुई। वो सोचती थी कि केवल उसे ही लोगों के बेहूदे सवालों और सलाह मशवरों को सुनना और झेलना पड़ता है, लेकिन उसकी सास को भी ऐसी स्थितियों का अनेकों बार सामना करना पड़ता होगा। उनके स्वाभिमान और अहम को चोट तो अवश्य पहुंचती होगी जब लोग ऐसे कचोटने वाले व्यक्तिगत सवाल जवाब करते होंगे। किंतु जागधार वाली के संबंध में उसकी सास ने कभी कोई चर्चा नहीं की थी। दूसरी वृद्धा से तो बस पूछने की देरी है। वो तो एक सांस में आदो राम तपोवनादिगमनम से एतद ही रामायणम पूरी रामायण बांच देगी। डॉक्टर के राउंड का समय हो गया था। अभय के कारण वो सब उसकी सास का विशेष ध्यान रखते हैं। रक्त की कमी के कारण उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया है। मूत्र में जलन की शिकायत भी है। आज माताजी का अल्ट्रासाउंड लेंगे, डॉक्टर ने सुमित्रा से कहा। जी अच्छा, सुमित्रा ने उत्तर दिया। अभी 10 बजे आप इन्हें अल्ट्रासाउंड के लिए तैयार रखिए। जी। 10 बजे उसकी सास को अल्ट्रासाउंड के लिए ले गए।
कक्ष में अब केवल दूसरी वृद्धा और सुमित्रा थे। जागधार वाली के विषय में पूछने के लिए ये उपयुक्त अवसर था। आपकी तो अब तबीयत ठीक लग रही है, सुमित्रा बोली। हाँ, तबीयत में थोड़ा सुधार तो है। यहाँ इस खाट पर पड़े पड़े मेरी तो कमर ही अकड़ गई। मैं तो आज ही बहू से कहूँगी मुझे घर ले जाए। आपकी बहू तो आपकी बहुत सेवा करती है। मेरी बहू ही क्या, तू भी तो अपनी सास की कुछ कम सेवा नहीं करती। उसका बेटा दूसरी ले आया, पर तू अब भी अपना फर्ज निभा रही है। वरना जैसे दोनों जन बुढ़िया को घर की रखवाली करने को अकेली छोड़ सैर सपाटे को निकल गए थे, तो अकेली जान निकलने में कितना समय लगता है। तू भी तो उसे अस्पताल ले आई। जागधार वाली के विषय में पूछने के लिए यही अवसर था। ये जागधार वाली कौन है, सुमित्रा ने पूछा। तुझे नहीं पता? नहीं। तेरी सास ने कभी नहीं बताया? नहीं। हाँ, बताती भी कैसे, बताने लायक बात होती तभी तो कुछ बताती। अपनी अपनी करने का खेल है ये। तेरी सास का एक बेटा था, उसके आसरे उसकी जिंदगी इज्जत से कट गई। जागधार वाली के भाग फूटे थे तो ना बाप रहा ना बेटा। हाँ, तो बहू तू पूछ रही थी ये जागधार वाली कौन है? ये भी तेरी सास ही थी, तेरे ससुर की विधवा भाभी। अच्छा, मुझे तो इन्होंने यही बताया था कि मेरे ससुर अकेले थे। तेरा ससुर तो अकेला ही था, पर उसका एक बड़ा सौतेला भाई भी था। अब सौतेले भी तो अपने ही हुए। उसी सौतेले भाई की विधवा थी यह अभागन। बेचारी सिर्फ 20 बरस में विधवा हो गई। उन जेठ जी को तो मैंने देखा भी नहीं। यही सुना था कि उन्हें मियादी बुखार आया, 15 दिन बुखार में पड़े रहे, उसी में चल बसे। तेरे ससुर की हमउम्र थी उसकी भौजाई, शायद 1-2 बरस बड़ी रही होगी। बड़ी सी थी, निरी गऊ थी बेचारी। अब कहाँ है वो? अपने मायके में ही होगी। मालूम नहीं जिंदा भी है या मर खप गई। यहाँ नाम ले रही हूँ मैं उसका, गांव में तो कोई उसका नाम नहीं लेता। पेट से रह गई थी बेचारी। वैसे तो तेरा ससुर ऐसा था नहीं, पर मरत जात। घर में अकेली जवान औरत। तेरी सास तो अधिकतर मायके में ही रहती थी। किसी को समय रहते वो मूर्ख कुछ बताती तो कुछ करते। उस मंदभाग ने किसी को कुछ बताया ही नहीं। कुछ क्या करते? करते क्या? पेट गिरा देते। गांव में क्या दाइयों की कमी है? और ये क्या कोई नई निराली बात है? जब सारे जग को खबर हो गई तब क्या होना था? रातों रात पेट गिरा, उसे मायके रवाना कर दिया। लड़का था सुना। तेरे ससुर ने बस उसी दिन से खटिया पकड़ ली। शाम भी उन दिनों मायके में थी। 2 दिन बाद उसने ससुराल आना था। और पिछले शाम तो मैं उसका हाल पूछने गई थी। मुंह में उसके जुबान तो रह ही नहीं गई थी, बस सिर हिला हिलाकर हाँ हूँ में जवाब देता रहा। कौन जाने कहीं उसने कुछ खा लिया। बैदगिरी जानता था, ऐसा सुंदर हट्टा कट्टा बांका जवान। जब उसे शमशान घाट ले गए तो पैर खटिया से बाहर आ रहे थे। खटिया भी उस देह के लिए छोटी पड़ रही थी। इतना बड़ा रहस्य जिसे उसकी सास आज तक अपने जहन में छिपाए रही, वृद्धा ने यूं पलक झपकते उगल दिया, जैसे 9 महीने की कोख पलक झपकते खाली हो जाए। उसकी सास की उस चुप्पी की डोर जागधार में फंसी होगी, सुमित्रा ने कभी स्वप्न में भी अनुमान न किया था। लेकिन उस बेचारी का बच्चा, उसे उन हत्यारों ने क्यों मार दिया? जब उन्हें, मेरा मतलब उन जागधार वाली को मायके भेजना ही था, तो उनका बच्चा तो रहने देते। उनकी जो बदनामी होनी थी वो तो हो ही गई थी। सुमित्रा ने यूं सवाल जवाब किया मानो इस कांड के लिए दोषी वृद्धा ही हूं। बहू, कैसी बात कर रही है तू? वृद्धा अपनी आंखें गोल गोल घुमाती हुई बोली। गांव की इज्जत भी तो कोई चीज़ है। और वैसे उसकी माँ ने भी सुना यही कहा था कि जब अनर्थ हो ही गया था तो बच्चा रहने देते, उसकी बेटी के जीने का सहारा हो जाता। मायके में भी अकेली थी निर्भाग। उनके खर्चे पानी का क्या? सुमित्रा का हृदय उस अनजान वृद्धा के लिए करुणार्थ हो उठा। देव जाने,
अब देव ही रूठ गया तो सब रूठ गए। तेरी सास से पूछा तो था मैंने, उसने तो लगता है उसका जिक्र कभी अपने बेटे बहू से किया ही नहीं। करती भी कैसे? चलो ये अच्छा हुआ तुम दोनों बहुएं मिलजुल कर रह रही हो। आदमी की जान पर बन जाए बहू, इससे तो यही भला कि सब मिलजुल कर रहें। 2 दिन की दुनिया है, हंस के कटी या फिर रो कर कटी, कटनी तो है ही। सबने अपने भाग का खाना है। तो ये पैतृक जीन्स की करामात थी। व्यर्थ ही सुमित्रा स्वयं को दोष देती रही। मीनाक्षी की पक्ष धरी कर उसकी सास आत्मा का बोझ कम कर रही थी या फिर बेटे को बाप के दुर्भाग्य से बचा रही थी। उसकी सास कक्ष में लौट आई थी। चाय पिएंगी? सुमित्रा ने उनसे पूछा। उन्होंने चकित होकर सुमित्रा की ओर देखा। 7 दिन में ये उनका प्रथम संवाद था। जागधार वाली, कुछ सुलझे कुछ उलझे रिश्तों के ताने बाने को बुनती जयवंती डिमरी की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। कालिंदी बडोला हार्ट टू हार्ट में अभी मैंने आपको सुनाई जयवंती डिमरी जी की लिखी कहानी जागधार वाली। उन्हीं की कहानियों का संकलन है पहाड़ और प्रवास की कहानियाँ। और जैसा मैंने कहा, बहुत प्यार से इंडिया पोस्ट से ये मेरे पास पहुँची हैं। जयवंती डिमरी जी, शुक्रिया अपनी कहानियों को मुझ तक पहुँचाने के लिए, मुझे सौंपने के लिए। आपका उपन्यास सरजू के नाम यहाँ मेरे हाथ में है, जो भारतीय ज्ञानपीठ ने प्रकाशित किया है। तो आप सभी जयवंती डिमरी जी की इन 2 किताबों को ज़रूर मंगवाएं और उन्हें पढ़ें, बहुत मज़ा आएगा। जो कहानियों की जहाँ तक बात है, पहाड़ और प्रवास की कहानियाँ, भाई इसमें जो पहाड़ी पुट है वो तो है ही है और होना भी चाहिए। भाई शिमला में जो यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोफेसर रही जयवंती डिमरी जी, तो हिमाचल प्रदेश से भी उनका नाता है, साथ ही साथ देहरादून में भी उनका घर है, तो गढ़वाल उत्तराखंड से भी नाता है। अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों पर ही उनकी महारत है और गढ़वाली तो बहुत प्यारी बोलती हैं। पर चलिए अभी यहाँ बात हो जाए उनकी लिखी कहानी जागधार वाली की। मुझे यहाँ पर इंतज़ार रहेगा आपसे ये जानने का कि आपको इस कहानी में कितनी परतें नज़र आईं। ये सिर्फ एक डॉटर इन लॉ मदर लॉ की तो कहानी नहीं है, डेफिनेटली। इसके बारे में आपका क्या सोचना है, मुझे फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। कालिंदी बडोला मेरा नाम है। यूट्यूब पर अगर मेरे वीडियो को देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़िए, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक ही मेरी खरी कमाई है और उसका मुझे इंतज़ार रहता है। कालिंदी बडोला नाम से मैं फेसबुक पर हूँ, इंस्टाग्राम पर हूँ, स्पॉटिफाई पर हूँ, तो सब जगह मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट्स छोड़िए और हो सके तो मेरे वीडियोस को आगे शेयर कीजिए, तभी तो मेरी कहानी दूर तलक जाएगी। बेटे बहू की गृहस्थी में हमेशा मिठास बनकर रही सास शांभी ने क्यों संकट की पहली घड़ी में फीके दूध में शक्कर होने के बजाय नमक बन उसे फाड़ डाला? क्या सचमुच बहू सुमित्रा थी पानी तो किया पराया और इकलौता बेटा छीना तो सीने से लगाया? जागधार वाली, कुछ सुलझे कुछ उलझे रिश्तों के ताने बाने को बुनती जयवंती डिमरी की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी।